हेलो, अभी तक हम यहाँ पर चैप्टर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं गॉस थ्योरम एप्लीकेशंस और उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 के अंदर कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कैपेसिटेंस, और हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर को स्टडी करते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। अगर आपके पास में यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्फीयर हो और इसे आप एक आइसोलेट कर दें अर्थ सरफेस से, मतलब इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे यहाँ पर लगा दें, तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे अटैच करने का मीनिंग ये है कि इस चार्ज से इस कंडक्टर से अर्थ में या अर्थ से इसमें किसी तरीके का कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ इसको समझने के लिए कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो कंडक्टिंग स्फीयर है इस पे आपने कुछ चार्ज रखना शुरू किया। तो आपने जैसे इस कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज रखा, इसका रेडियस हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना है, आर। जैसे इस पे चार्ज रखते हैं इसके ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप होना शुरू होता है वी। इस पोटेंशियल को हम नॉर्मली यहाँ पर कैसे लिखेंगे, के जो भी चार्ज है क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस था आपका आर। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आने वाली है आपकी के क्यू बाय आर। अब यहाँ पर आपने बोला कि जैसे आपने चार्ज रखा है इस पे पोटेंशियल आ गया। अब आप चार्ज को यहाँ पर इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज होनी शुरू होगी। तो हमने इस पे और चार्ज को प्लेस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आपने इस पे चार्ज और रखना शुरू किया तो चार्ज के बढ़ने पे पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू यहाँ पर हो गया। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल, देखो आपके सामने के क्यू डिवाइड बाय आर, एक स्फीयर के लिए फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक पॉइंट चार्ज के लगता है, के क्यू डिवाइड बाय आर। तो यहाँ चार्ज इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल भी इंक्रीज होता ही चला जाएगा। तो क्या हम इस पे मन करे उतना चार्ज यहाँ पर रख सकते हैं? तो यहाँ इसका मेन मतलब है, इसके लिए हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक, हमें यहाँ आना चाहिए कि इंसुलेटर्स कैसे यहाँ पर एक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे आप इस पे चार्ज रखते जा रहे हैं, इसके सराउंडिंग में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लें यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये एयर है, डाइलेक्ट्रिक है। तो इनके अंदर आपको दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ पर, पोलर नॉन पोलर। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे आपने चार्ज रखा, चार्ज के रखते ही ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर अगर आपके पास में कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है या पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है तो उनके दो तरीके के चार्ज सेंटर्स यहाँ पर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चार्ज सेंटर्स जो है वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स। भाई आपके पास में डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर आप बोल सकते हैं पोलर वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर्स जो होते हैं उनमें सेपरेशन होता है, और नॉन पोलर वो होते हैं जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई सेपरेशन नहीं होता। अब जब सेपरेशन होता है तो उन्हें आप पोलर डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल। तो जैसे किसी आप यहाँ चार्ज सेंटर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आई है, तो इनके चार्ज सेंटर्स कुछ फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। पॉजिटिव पे फोर्स लगेगी हमेशा अपोजिट, और मतलब अलोंग, और नेगेटिव पे फोर्स लगेगी अपोजिट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्ज सेंटर्स ने फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करा और इनमें एक सेपरेशन यहाँ पर डेवलप हो गया। अगर आपने यहाँ पर और चार्ज प्लेस कर दिया तो जैसे जैसे हम यहाँ पर चार्ज प्लेस करते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंक्रीज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को वी डिवाइड बाय एल आप यहाँ लिख सकते हैं कि यूनिट लेंथ में यहाँ पर आपका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो इन चार्ज सेंटर्स पे फोर्स बढ़ती चली जाएगी, और चार्ज सेंटर पे फोर्स इंक्रीज होगी तो इनके बीच में सेपरेशन यहाँ पर और बढ़ेगा। तो नॉन पोलर है तो पोलर हो जाएंगे, और पोलर है तो देखो प्लस वाला हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में फोर्स एक्सपीरियंस करता है और माइनस वाला अपोजिट, तो इनके बीच में गैप लगातार इंक्रीज यहाँ पर होना शुरू करेगा। अगर आप और चार्ज रखते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक यहाँ पर पहुंच जाएगा कि वो इन दोनों चार्जेस को, यहाँ जो पोलर डाइलेक्ट्रिक थे इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज करता चला गया। अब ये वो मैक्सिमम दूरी है, इससे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि इतने डिस्टेंस तक पहुंच गए हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ और इंक्रीज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मेन चीज हम समझना क्या चाह रहे हैं। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को और यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, मतलब और चार्ज प्लेस करेंगे, पोटेंशियल और बढ़ेगा। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर है ये टूट के यहाँ पर अलग हो जाएंगे। मतलब वो जो आपका इंसुलेटर था, इसकी सराउंडिंग की जो एयर यहाँ पर थी, जो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह मतलब इंसुलेटर की तरह यहाँ पर काम कर रही है, उनमें चार्ज सेंटर या तो नॉन पोलर या पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी रखे होते हैं उनके बीच में फोर्स लगनी शुरू होती है और उनमें चार्ज सेपरेशन बढ़ना शुरू होता है। ऐसा होने से ये इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में ये टूट के यहाँ पर अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये फ्री यहाँ पर हो चुके हैं। आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर और एक आपका नेगेटिव चार्ज सेंटर टूट के अलग हुआ, मतलब एक एकदम पॉजिटिव है और एक एकदम यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। अब अगर ये सेपरेट हो गए
तो अब यहाँ पर चार्ज चल सकता है, मतलब एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग के अंदर अपने अंदर झेल नहीं पाएगा, मतलब दिस इंसुलेटर विल स्टार्ट टू बिहेव एज कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम किसी भी तरीके से एक लिमिट से ज्यादा चार्ज यहाँ पर नहीं रख सकते। वही लिमिट को हम सिंपल वे में अगर समझने की कोशिश करें तो आप इसे यहाँ पर कैपेसिटेंस मान सकते हैं। सिंपल वे में किसी भी बॉडी पर चार्ज को रखने की एक लिमिट मतलब एक कैपेसिटी, कि आप इस बॉडी पर यहाँ ज्यादा से ज्यादा कितना यहाँ पर चार्ज रख सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे यहाँ कैपेसिटेंस बनाया गया। कि यहाँ पर बोला गया कि आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर चार्ज, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर V, और ये इन दोनों का जो रेशियो यहाँ पर निकाला गया Q/V, एंड दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर पर चार्ज को रखने की एक लिमिट, इस लिमिट को आपने सिंपल क्या नाम यहाँ पर रख दिया है, कैपेसिटेंस, जो किसी एक कंडक्टर का यहाँ पर आप मान सकते हैं। अब यहाँ हमने बोला कि जैसे जैसे आप चार्ज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज यहाँ पर होने वाला है। तो क्या मैं चार्ज को डबल कर दूं तो क्या कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा? नहीं भाई, चार्ज को अगर आप डबल करते हैं तो ये डबल हो गया तो देखो V भी डबल हो जाएगा, तो पोटेंशियल डबल। और चार्ज को आधा करेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पर आधा आ जाएगा। तो चार्ज के डबल होने पे पोटेंशियल डबल हो गया, ट्रिपल होने पे ट्रिपल हो गया, और ये कट के हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है, कांस्टेंट। तो जैसे प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर हटती है, कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर की चार्ज को रखने की एक सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो एक कैपेसिटी यहाँ पर आप इसकी मान सकते हैं। तो ये कैपेसिटी थी। अब यहाँ पर अभी तक हमें इतना समझ में आ रहा है कि Q/V का रेशियो जो है वो किसी भी कंडक्टर के लिए जो है वो कांस्टेंट है, और इसी को नाम यहाँ पर हमने रखा है कैपेसिटेंस, जो कि कांस्टेंट की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो क्या है, चार्ज को कैसे लिख सकते हैं? Q इक्वल टू आपके पास में CV। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी के ऊपर एक चार्ज को लिखा जा सकता है, जो कि इसका कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल यहाँ पर है। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर चार्ज इक्वल टू C के बराबर लिख दें, अगर आप किसी का पोटेंशियल यहाँ पर कितना मान लें, 1 वोल्ट। मतलब क्या है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर असल में किसी भी बॉडी पर रखे गए चार्ज के बराबर है। वो चार्ज जब आपने किसी बॉडी पर रखा जो कि उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज कर दिया। आप खुद ही समझिए कि अगर यहाँ पर मैंने वोल्ट को अगर 1 यहाँ पर कर दिया होता तो चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस के बराबर यहाँ आ गया होता। तो क्या है यहाँ पर कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज, वो चार्ज जो कि इसकी पोटेंशियल को 1 वोल्ट से यहाँ पर क्या कर देता है, इंक्रीज यहाँ पर करता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आया। अब अगर हम यहाँ पर और सिंपल चीजें समझने की कोशिश करें कि अगर हमें कैपेसिटेंस के बारे में यहाँ बात करनी किसी एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर अगर आपके पास में यहाँ पर होता, तो आइसोलेटेड कंडक्टर हो, और अगर मैं उसको यार नॉर्मली बोल दूं कि एक स्फेयर यहाँ पर हो, तो स्फेरिकल कंडक्टर अगर आपके पास में होता तो, और इसका रेडियस यहाँ पर कितना होता, R, तो उसके अंदर कैपेसिटेंस को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू कितना, Q/V। अब C इक्वल टू Q/V में V, और V को आप क्या लिख सकते हैं, KQ डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना, R। Q से Q यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आंसर निकल के आया कितना, R/K। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1/K को आप यहाँ लिख सकते हैं 4πε0, उल्टा लिख दिया, और डिवाइड में मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये आपके पास में R। तो याद रखें किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, आइसोलेटेड यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अकेला यहाँ पर है। अकेले सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी यहाँ पर जो होती है वो है 4πε0R, और ये असल में यहाँ पर किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये इज अ फंक्शन ऑफ ε0 और कितना यहाँ पर R। मतलब सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो हमें ये याद रखना है कि मीडियम पे डिपेंड करता है और शेप और साइज पे यहाँ पर डिपेंड करता है, मतलब शेप एंड साइज और रेडियस पे। तो थोड़ा सा लिखने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, बाकी जनरल तो दिख रहा है कि रेडियस का यहाँ पर मतलब शेप और रेडियस जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, और थोड़ा सा याद रखिएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ यहाँ पर आपका चार्ज एंड पोटेंशियल। ये चार्ज के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये यहाँ पर मीडियम और शेप और साइज और ज्योमेट्री ओरिएंटेशन, मतलब आप बोल सकते हैं जनरली शेप एंड साइज और मीडियम का यहाँ पर फंक्शन है। अगर मैं अब रेडियस को डबल कर दूंगा तो कैपेसिटी एक तरीके से यहाँ पर आपकी कितनी आने वाली है, डबल। इसकी यूनिट आपके पास में जो है वो आप क्या बोल सकते हैं, फैरेड यहाँ पर है, सिंबल आप यहाँ पर F लिख सकते हैं। तो ये इसकी यहाँ पर आपके पास में यूनिट है। अब अगर यहाँ पर हम इस कंडक्टर की बात करें, इसी के अगर अंदर हम 1 फैरेड के बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर क्या है, विच इज 4πε0
आर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर में आप लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर के, और के को अगर मैं इसको सी को अगर मैं लिख दूं 1 फैरेड, तो और के हमें पता ही है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 9, तो आर यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आएगी आपके पास में 1 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर ये आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये इसका रेडियस है। किसी कंडक्टर का रेडियस आपके पास में है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 फैरेड असल में वो कैपेसिटेंस है जो किसी कंडक्टर पे यहाँ पर होगा तब जब उसका रेडियस यहाँ पर किसके बराबर हो। देखो कुछ नहीं किया, सी की वैल्यू उठा के रख दी और के की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, रेडियस निकल के आया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो करीबन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर का आपको यहाँ पर जो है वो एक स्फीयर चाहिए होगा जिसकी कैपेसिटी यहाँ पर 1 फैरेड हो। और अगर आपको समझ आ रहा है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 असल में बहुत बड़ा रेडियस है, क्योंकि अर्थ का खुद का रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ 9 लिखा है, देखिए वहां पर आपके पास में 6 है। इसका मतलब 1 फैरेड असल में एक अच्छे खासी कैपेसिटी को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ज्यादातर हम डील करने वाले हैं बहुत छोटी छोटी यूनिट्स में हम डील करेंगे, जो कि माइक्रो फैरेड यहाँ पर होगा या नैनो फैरेड यहाँ पर होगा, कुछ इस तरीके की यूनिट्स हमसे यहाँ पर पूछी जा सकती है।